अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ को अदालती जमानत मिलने के आसार तो वाज़ेह नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अवामी जमानत भी मिलेगी या नहीं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए प्लेइंग फील्ड ज्यादा ही लेवल होता नजर आ रहा है। आज मियां नवाज शरीफ के वकला ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। तेज तर इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उनकी दरख्वास्त को बगैर किसी एतराज के फौरी तौर पर नंबर लगाकर बेंच तश्कील दे दिया गया और पहली समाअत भी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि बगैर किसी नोटिस के नायब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत पहुंच गए और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर की तरफ से नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की हिमायत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए कल तक समाअत मुलतवी कर दी। याद रहे कि तकरीबन 3 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस बेंच ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल थे और अब जस्टिस आमिर फारूक नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत सुनने वाले बेंच के सरबराह हैं। नाज़रीन, अगरचा आज मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कोई एतराज आयद नहीं किया गया, लेकिन 30 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा था कि मुजरिम को पता है कि वो सारे निजाम को शिकस्त देकर गया है। मुलजिम अवाम और हुकूमत को धोखा देकर लंदन रवाना हुआ। फाजिल जज ने कहा था कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है और मुजरिम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन के मुताबिक आज कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, मगर अदालत की तरफ से कहा गया था कि जब तक वो जाती तौर पर बायोमेट्रिक के लिए नहीं आएंगे उनकी जमानत का केस नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि सजा याफ्ता शख्स हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। शुएब शाहीन का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर एतराज आयद करना चाहिए था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके साथ ये दोहरा मेयार सिर्फ अदालती महाज पर ही नहीं होता जा रहा, बल्कि सियासी महाज पर भी उनकी सरगर्मियों को महदूद किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत है, लेकिन तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2 दर्जन लोग नेशनल प्रेस क्लब के सामने इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाएंगे तो उनको जवाब कौन देगा। नाज़रीन, इस वक्त अमली तौर पर हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को अगर एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो जेल के बाहर से 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2018 के इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून के अक्सर रहनुमाओं को ऐसे हालात का सामना नहीं था, सवाए हनीफ अब्बासी के। 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात से 4 दिन कबल इंसदाद मुनशियात की अदालत ने रात गए हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उस फैसले के 5 बरस बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। नाज़रीन, याद रहे कि मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से हनीफ अब्बासी की सजा पर अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया और उन्हें कौम को नशे की लत में मुब्तला करने वाला फर्द भी करार दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद ने भी उनकी सजा पर इत्मीनान का इजहार किया। हनीफ अब्बासी एवरग्रीन केस में मतलूब थे और ये वो ही केमिकल है जिससे आप अगर चाहे तो ड्रग्स और हीरोइन भी बना सकते हैं। हनीफ अब्बासी आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं। हनीफ अब्बासी की सजा पर मेरे कप्तान का कहना था कि हनीफ अब्बासी को 500 किलोग्राम मुनशियात बेचने के जुर्म में उम्र कैद हुई है। अगर आप मुनशियात भी बेच रहे हैं लेकिन हुक्मरान आपसे खुश हैं तो इसीलिए इतनी देर लगी अदालतों को सजा देने के लिए। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी पर 11 साल पहले मुकदमा बना और आज उनके हक में फैसला हो गया। हनीफ अब्बासी कैद में रहे और उनके खानदान को भी कर्ब से गुजरना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि इस सब की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आज हनीफ अब्बासी की बरियत, मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत और उस पर तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज अदालत में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी किसी अदालत की जानिब से दी गई जमानत का मिसयूज नहीं किया।
4 हफ्ते की जमानत पर 4 साल खुद को सरेंडर ना करना मिसयूज नहीं तो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उन्हें इश्तिहारी क्यों करार दिया था। सवाल नंबर 2, इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा है कि जब उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत दायर की थी तो रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया कि फौजदारी केस में अटॉर्नी के जरिए दरख्वास्त जमा नहीं हो सकती और आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त उनके अटॉर्नी अताउल्लाह तारड़ ने जमा कराई तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज नहीं लगाया और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। क्या यह इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं है। सवाल नंबर 3, नईम हैदर पंचोता के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी में कहा था कि अदालत बायोमेट्रिक की शर्त खत्म नहीं कर सकती और इमरान खान को खुद आकर बायोमेट्रिक कराना जरूरी है और आज अताउल्लाह तारड़ ने नवाज शरीफ की जगह बायोमेट्रिक करा दिया। क्या नवाज शरीफ के लिए कानून अलग है। सवाल नंबर 4, मियां नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि वो सेहत की खराबी की वजह से वतन वापस नहीं आ सके थे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में मियां नवाज शरीफ ने अपने खानदान के हमरा यूरोप का तफरीही दौरा किया था। कल क्या अदालत ये पूछ सकती है कि उनकी सेहत 11 माह में यूरोप और खलीजी ममालिक के दौरों की इजाजत देती थी तो अपने मुल्क वापसी में क्या रुकावट थी। सवाल नंबर 5, हनीफ अब्बासी आज बरी हो गए। हनीफ अब्बासी और उनके खानदान ने एक तवील अरसा ज़हनी अजियत में गुजारा, इसका मदावा कैसे होगा। क्या उन पर झूठा मुकदमा कायम करने वालों को सजा मिलेगी। सवाल नंबर 6, 11 साल तक जो कुछ हनीफ अब्बासी के साथ हुआ अगर वो गलत था तो सवाल यह है कि आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हो रहा है क्या वो सही है। सवाल नंबर 7, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साना कारसाज की बरसी से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है सरकारी इंतजाम के बाद नवाज शरीफ का इस्तकबाली जलसा भी बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। नवाज शरीफ इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे या इलेक्शन नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं। सवाल नंबर 8, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा कि पकड़ धक्कड़ की सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजल रहमान ने कल ही सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला पेश किया था। तहरीक इंसाफ पहले ही सब फरीकों से मुज़ाकरात की बात कर रही है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात की बात नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर को पता है कि जहां बातचीत होनी चाहिए वहां पहले ही बात बन चुकी है। सवाल नंबर 9, मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती पर भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन हालात में इलेक्शन हुए तो इन इंतखाबात की साख क्या होगी। सवाल नंबर 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के नैब केसेस में जमानतों की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस जबकि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड में हिफाजती जमानत पर समाअत होनी है। अगर एक को रिलीफ मिल गया और दूसरे को ना मिल सका तो क्या इंसाफ के तराजू फिर भी बराबर ही कहलाए जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले 10 सवालात मैंने आपके सामने रखे थे कि जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीनियर तज्जियाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं किस तरह देख रहे हैं आने वाले सियासी हालात को, कानूनी हालात को, इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन और तज्जियाकार गरीदा फारूकी साहिबा मेरी फॉर्मर कॉलीग भी आज मेरे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार अतर काजमी साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहिबा, यू आर द सीनियर मोस्ट इन द पैनल। मैं आपसे सबसे पहले आगाज करूंगा। बड़ा तेज रफ्तार तरीके से आज जो है दरख्वास्त भी जमा हो गई, नैब के प्रोसिक्यूटर भी अदालत में आ गए, सब कुछ आनंद फानन हो रहा है। लग रहा था जैसे शहबाज स्पीड के तहत सब कुछ चल रहा है। मेरा ख्याल है मंसूर, ये मुआवजे पहली बार तो नहीं हुए और ये मुआवजे पाकिस्तान में होते रहते हैं। 18 में कोई और था, अभी कोई और है, उससे पहले कोई और था। तो मेरा ख्याल है कि ये उसी ये हरकत में जो बरकत है ये उन्हीं मुआवजों की जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसकी निशानी है। लेकिन ये होना था और क्या प्रोसिक्यूटर वो वहाँ पे मौजूद, जब उनसे सवाल किया गया कि आप यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो वो तो यहाँ पे नहीं आए, इसको कल तक के लिए कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो वो भी मुआवजाती तौर पर वहाँ पे पहुंच गए। तो देखिए ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है मंसूर, और ये आपने भी कई बार देखा, हम भी देख रहे हैं, एक दफा आंख का तारा, दूसरी दफा आंख का तारा। मगर ये अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज्यादा बदकिस्मत है। 2018 में
इसी मैनिपुलेशन को हम हाईलाइट कर रहे थे, इसी को हम बता रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरह से उसमें मुदाखलत होती है। और अब फिर हमें ये नजर आता है, तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किस भरते के ऊपर, जिसे कहना चाहिए, वो अपने ये तमाम अपनी कैंपेन चलाएगी और वो जो वोट को इज्जत दो था और वो सब नारा। तो मेरा ख्याल है एक बहुत अहम सवाल है। कम से कम इतनी गलतियों के बाद अगर सियासतदानों ने नहीं सीखा तो फिर इसके बाद कब सीखें? आसमा साहब, मैं आज आपका प्रोग्राम देख रहा था, आपके प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब तशरीफ लेकर आए हुए थे, एंड आई वांट टू यूज दैट कोट, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ही सेड नवाज शरीफ की वापसी पे पूरा अरेंजमेंट ठोस तरीके से किया गया है। इसे चाहे डील, समझौता, अंडरस्टैंडिंग, जो मर्जी नाम दे दें, नवाज शरीफ का जाना भी नई मिसाल था और वापस आना भी। जो चीजें नून लीग ने तय की हैं सब उसी के मुताबिक हो रहा है। मोहसिन बेग साहब के इस तज्जिए से आप एग्री करती हैं? देखिए मैं तो, ये तो उनकी बात थी, मैं इस पे एग्री करूं या ना करूं, शवाहिद जो है वो हमें जरूर देखना चाहिए। जैसे हसन रजा पाशा साहब भी प्रोग्राम में थे तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो जमानत हुई थी वो भी उस वक्त अनप्रेसिडेंटेड थी, उनको आने के ऊपर जो हिफाजती जमानत मिलेगी वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो चीजें, अंडरस्टैंडिंग्स, डील, समझौते, ये तो हम देखते रहते हैं, ये तो होते रहे हैं। तो मोहसिन बेग साहब बहुत बाखबर साहब हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अरेंजमेंट हो चुका है, सब तय है। और आज बिलावल साहब ने क्या कहा, बिलावल साहब ने भी यही बात कही है कि सब चीजें जो है उनके आने के मुंतजिर थी, यानी अब हमें लगता है कि इलेक्शन स्केड्यूल जो है उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, अब उसका ऐलान हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ जाहिर है, ये तो नजर आ रहा था कि वो आएंगे मियां साहब, उसके बाद फिर उनकी जमानत, फिर उनकी जो है उसके बाद उनको अहलियत का मामला भी उनका सामने आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे, तो हवा का रुख देखा जाएगा और उसके मुताबिक सियासी फैसले होंगे। तो गरीदा फारूकी साहबा, इमरान खान साहब को इस सिस्टम का लाडला कहा जाता था, इस सिस्टम ने क्या नया लाडला ढूंढ लिया? ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि क्या सिस्टम ने लाडला ढूंढ लिया। इसके लिए बिलावल भुट्टो ने जो आज बातें की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पे जिस तरह से हमले किए हैं और कहा है सियासत को अब खत्म हो जाना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी माजी में रहने वाला शख्स पाकिस्तान को आगे लेके नहीं चल सकता। फिर ये भी कहा बिलावल भुट्टो ने कि इस वक्त मुल्क को एक नई क़यादत की, नई सोच की जरूरत है और हम इंतकाम नहीं चाहते, हम माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, 2018 में जो सिलेक्शन हुई सो हुई, अब आगे बढ़े, मुफाहमत के साथ आगे बढ़े। तो एक तरह से ना सिर्फ नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का सीवी, उनका प्रोफाइल डाउन करने की कोशिश की है बिलावल भुट्टो ने, बल्कि अपना सीवी, अपना प्रोफाइल अप करने की भी कोशिश की है। लेकिन ये बात तो सबको पता है, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उनकी जो आखिरी इंटरेक्शन थी हम सहाफियों के साथ, उन्होंने खुद कहा कि जी मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। और अब वो आंख का तारा, मेरा ख्याल है कि वो दोनों आंखों के तारे, एक तारा शहबाज शरीफ, दूसरा तारा नवाज शरीफ, तो सवाल तो उठेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून किस तरह से इन सवालात का सामना करेगी? जिस तरह से आज हमें नजर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब का नुमाइंदा पहले से वहां मौजूद था। कैसे मौजूद था? नैब को तो नोटिस ही नहीं हुआ था। तो ये कहां से कोई गैबी इमदाद नैब की तरफ से आ गई थी? कोई नैब की खलाई मखलूक कैसे हाजिर हो गई थी बगैर नोटिस के? अब कल नैब को नोटिस हुआ है, अब देखते हैं कल नैब वहां पे क्या जवाब देती है। उसूलन तो अगर आप केस के मेरिट पे जाएं तो नैब को कहना चाहिए कि जी मुल्जिम या मुजरिम बेशक आए और उसको हमारे हवाले किया जाए, उनको हिफाजती जमानत ना दी जाए। नैब का जो मौक़िफ़ है वो तो ये होना चाहिए। और कानून में भी जितना मेरी कानूनदानों से बात हो रही है, वकीला वगैरह से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त सजा मुअत्तल होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमरान खान का सहारा ले रहे हैं नवाज शरीफ। आज नवाज शरीफ के जो वकील है अमजद परवेज एडवोकेट, उन्होंने इमरान खान की सजा मुअत्तली का जो केस है उसको प्रेजेंट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि देखिए जी प्रेसिडेंट एक मौजूद है, तो नवाज शरीफ इमरान खान के कंधे का सहारा ले रहे हैं कि जी उनको भी रिलीफ मिला है तो उसी बुनियाद पे नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया जाए। लेकिन जो आनन फानन, जिस तरह आपने भी कहा, शहबाज स्पीच की तरह से सब कार्रवाइयां हो रही हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मुस्लिम लीग नून को यकीन है या उनको यकीन दिलाया गया है कि उनको कल ही कल हिफाजती जमानत मिल जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो छुट्टियां हो जाएंगी, सैटरडे संडे है, फिर नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर का दिन है, कल सिर्फ एक वर्किंग डे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो या तो हिफाजती जमानत मिल रही है तो कल ही मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद लैंड करेंगे, पाकिस्तान लैंड करेंगे, तो फिर उनको अगर हिफाजती जमानत नहीं होगी तो उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो या तो मुस्लिम लीग नून को यकीन है या उनको यकीन दिलाया गया है कि जी आपको आखिरी लम्हात में हिफाजती जमानत हर हाल में मिल जाएगी।
क्योंकि अगर आपको यकीन ना होता तो आप कम से कम मार्जिन देते ना, कम से कम 1 हफ्ते का 1.5 हफ्ते का मार्जिन देते कि ठीक है जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हमें नहीं मिलती, हम अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ठीक, तो यानी कि आपको यकीन है कि कल ही कल जो आखिरी दिन है अदालत का आपको मिल जाएगी और आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा इन केस आपकी हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सब चीजें सवालात को खड़े कर रहे हैं। और फिर वही है कि नून लीग किस तरह सामना करेगी सहाफियों के सवालात का, नवाज शरीफ किस तरह सामना करेंगे कि किस तरह वो गए थे, किस तरह वो वापस आए हैं और वापस आते ही इसकी सहूलियात। लेकिन मेरा ख्याल है कल के दिन तक का इंतजार कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट अदालत कोई भी चीज कानून से बालातर करेगी, और अगर करेगी तो अदालत अपने ही कटहरे में खुद खड़ी हो जाएगी। अतर काज़मी साहब, किस सवालात का किस तरह सामना करेंगे नवाज शरीफ साहब? और गरीदा फारूकी साहिबा को पूरा यकीन है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए सब कुछ होगा, परेशान ना होइएगा, आपने घबराना नहीं है, सब ठीक हो रहा है। नहीं, जहाँ तक सवालात का सामना है तो मियाँ साहब कभी किसी ऐसा कोई सवाल लेते हैं कि जहाँ पे कोई ऐसा बंदा सवाल कर दे जो उनके लिए मुश्किल बन जाए? आप उनको रिक्वेस्ट डाल दें कि आपको इंटरव्यू दे दें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो सवालात का सामना किस तरह करेंगे। ऐसी बात तो वो तो उनकी तारीख रही है, वो लंदन में बैठे रहे, आलमी मीडिया के ऊपर उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए। नहीं अतर साहब, ऐसी बात नहीं है, वो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं। आसमा साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरे ख्याल में गरीदा फारूकी साहिबा को भी शायद, मुझे याद नहीं इंटरव्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देते। नहीं, वो माजी में दिया होगा ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि लंदन में वो बैठे रहे और सारे आलमी इदारे उनसे राब्ते करते रहे कि हमें इंटरव्यू दें। उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए वहाँ पे, तो वो सवालात का उनका मसला नहीं है, उनका दीगर मसाइल हो सकते हैं। इस वक्त मसला उनके वोट का, ये सब कुछ तो हो रहा है। वो जिस तरीके से आ रहे हैं कि मिनटों के अंदर जनाब वहाँ पे वो उनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, बेंच भी बन गया, बायोमेट्रिक का जिक्र ही नहीं। वो बायोमेट्रिक जिसके लिए इमरान खान साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और फिर वहाँ से उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई और वो जिस तरीके से की गई वो भी सबके सामने है। तो इस दफ़ा ना बायोमेट्रिक का जिक्र हुआ ना कुछ। और दूसरा, ऐसा लग रहा था कि जैसे बारात वाले घर में बारात का इंतज़ार किया जा रहा होता है, ऐसे कोई दरख्वास्त का इंतज़ार हो रहा था कि आई 15 मिनट में लग गई, 20 मिनट में बेंच बन गया, अगले 15 मिनट में फिर जनाब उसकी जो है समाअत भी मुकर्रर अगले दिन के लिए मुकर्रर हो गई। और यहाँ पे देखें, अदालतें नोटिस करती रहती हैं, कोई बंदा आता नहीं है, अफसर हाजिर नहीं होता। आज जिनको नोटिस भी नहीं किया था, नैब वाले भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। अब वो अगर बगैर नोटिस के बंदा आया हुआ था तो उसको किसने बताया कि जी आपको एतराज़ नहीं है? देखिए, आपको जब नोटिस आता है तो आप अपने इदारे से पूछते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं और वो आपको कहते हैं हमें इतराज़ नहीं है। वो बगैर नोटिस के वहाँ पहुँचे हुए थे नैब के प्रोसिक्यूटर, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो भाई ये उनको पहले किसी ने बता दिया था कि आपने सुने सवाल सुनिए। मेरी नून लीग के एक रहनुमा से बात हो रही थी, मैंने उनके सामने यही सारी बात की कि भाई ये क्या मामला है, तो उसका उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप भी जरा तबसरा कीजिए इसके ऊपर। उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई आपको यहाँ पे फुर्तियां नजर आती हैं, वहां पे इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर जाके वो जो साइफर का केस चल रहा है उसमें कहा मेरा सेल बहुत छोटा है, मैं इसमें चल नहीं सकता। जज साहब ने कहा दीवार तोड़ दो दीवार, सेल को और बड़ा कर दो। वो सेल को बड़ा कर दिया गया इमरान खान साहब के लिए, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया। आज जब केस की समाअत हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इनको साइकिल चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, घर वाली साइकिल चाहिए, कोई वो जो जेल में है वो नहीं, घर की साइकिल दे, स्टेशनरी साइकिल जो होती है उसके ऊपर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके लिए भी ऑर्डर दे देंगे, सवाए स्विमिंग पूल के। स्विमिंग पूल हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, बाकी सारा सामान जो है वो आ सकता है यहाँ पे। तो सर इंसाफ का दोहरा म्यार यहाँ नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर इंतज़ामी तौर पे अगर जेल वाले कुछ उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो देखिए ये एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है मेरी नज़र में। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या कंडक्ट रहा टूवर्ड्स इमरान खान? या तो होता ना कि एक कमरे में इमरान खान कैद है और वहाँ पे उनको साइकिल दी जा रही है, वहाँ पे उनको सब कुछ सहूलतें दी जा रही हैं, और साथ वाले कमरे में नवाज शरीफ साहब कैद हैं और उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे ये हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक भी करनी है। इमरान खान की दफ़ा जज साहब भी बीमार हो जाते हैं, जिसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, वो उन्हीं के सामने एप्लीकेशन भी लगती है। तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर अदालत दोनों फ्रीकैन को एक तरह से डील कर
रही है, ये मसला है। देखिए, वो इंतजामिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मुदावा अदलिया के जरिए होता है, लेकिन जब अदलिया से ये तासुर आना शुरू हो जाए कि एक फरीक जो है वो लाडला नहीं है, देखें लाडला नहीं है, ये अनोखा लाडला है। ये ऐसा अनोखा लाडला है कि जो सजा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उसको मशवरे दे रहा है लंदन में। ऐसा लाडला आपने कभी देखा है? तो ये इशू है कि इसमें सिस्टम अपना मजाक बना रहा है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कैसा लाडला है जिसके लिए सिस्टम अपने सर के ऊपर इतनी ज्यादा बदनामी ले रहा है, अपना इतना मजाक उड़ा रहा है कि कोई भी शख्स जो जरा रत्ती बराबर भी शऊर रखता है वो इसके ऊपर एतराज कर रहा है, इसका मजाक उड़ा रहा है, इसका तंज कर रहा है सारी चीजों का। लेकिन सिस्टम जो है इस अनोखे लाडले के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आसमा शिराजी साहबा, एक तो जरा थोड़ा सा अगर आप अपना कैमरा ऊपर की तरफ कर लीजिए, आपका फ्रेम हमारे पास ठीक नहीं आ रहा। दूसरा मेरा सवाल भी साथ साथ सुन लें कि अतर काजमी साहब ये कहते हैं कि जनाब लाडला मत कहें, अनोखा लाडला कहें। अब नवाज शरीफ साहब की कानूनी जो मुश्किलात हैं वो तो शायद फिर भी आसान हो जाएं अगर उनको बेल छेल वगैरह मिल गई, लेकिन क्या उसकी बदौलत अवामी जमानत मिल सकेगी उन्हें? अवाम के अंदर जो मकबूलियत है, क्या इस वक्त नून लीग का जो हाल हुआ है, क्या उसमें कोई बेहतरी आ सकेगी आपकी नज़र में? जी देखिए, बिल्कुल मंसूर, ये तो पाकिस्तान के अंदर होता रहा है और बाकी तारीख हमारे सामने है। ये कोई अनोखी बात नहीं हो रही है। जिस तरह से फैसिलिटेट इमरान खान साहब को किया गया, जिस तरह से निज़ाम के अंदर उनको इन किया गया, जिस तरह से 2018 के अंदर अरेंजमेंट्स किए गए, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं कि किस तरह से उनके लिए मीडिया को मैनेज किया जाता था, फिर सियासतदानों को मैनेज किया जाता था। एक पूरी की पूरी जनूबी महाज की पार्टी जो है वो तैयार कर दी गई और एक पूरा ऐसा RTS बाद में, यानी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन के ऊपर और फिर इलेक्शन के बाद जब इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी होनी थी तो पूरी तरह से तहरीके इंसाफ के लिए पूरा स्टेज जो था वो तैयार किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लगता था कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो कि उसके खिलाफ उस वक्त बोलती थी और उस निज़ाम के खिलाफ बोलती थी, मुदाखलत के खिलाफ बोलती थी, अब वो ये कहेंगी कि नहीं, अब हम जो है वो अपने बलबूते के ऊपर बात करेंगे, अपने बलबूते पे काम करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बिल्कुल पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि वो शायद अवाम के अंदर उनको पजीराई नहीं मिलेगी और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मगर इसमें भी कसूर जो है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है, इसमें कसूर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एफर्ट ही नहीं की है। 16 महीनों के अंदर मुझे बताइए कि जो कारकर्दगी और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी जो कैंपेन होती है, जो लोगों के साथ जुड़ना होता है, अवाम के साथ जुड़ना होता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। और अगर ये समझ के कि आप हमेशा किसी के भरोसे के ऊपर या किसी के बलबूते के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, खास करके उन जमातों के लिए जो वोट को इज्जत दो का नारा देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि PMLN को तस्लीम करना चाहिए कि उन्होंने अवाम के साथ जुड़ने का जो अमल है वो ठीक है, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, परफॉर्मेंस का भी मसला होगा, मगर लोगों को बताना चाहिए था, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और अगर आप जिस बुनियाद के ऊपर अपना केस तैयार करते रहे उस बुनियाद से आप हट जाएंगे तो फिर जाहिर है कि आपको फेस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं इस वक्त कि सूरत हाल ठीक नहीं है। गरीदा फारूकी साहब, मैं नून लीग के एक रहनुमा से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है जो आप सारे तज्जियाकार जो हैं वो भूल जाते हैं, वो ये है कि मियाँ साहब तो पिछले 4 साल से कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जिस तरह अतर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि जी वो तो इंटरव्यूज नहीं देते, उन्होंने कहा मियाँ साहब तो अब बोलना शुरू करेंगे। पहले तो सिर्फ एक ही फरीक बोलता था, इमरान खान साहब ही बोलते थे, इंटरव्यूज देते थे, तकरीरें करते थे, जो मर्जी करते थे। मियाँ साहब तो आज तक बोले नहीं, अब वो सिलसिला शुरू होने लगा है। अब आप देखिएगा कि हालात किस तरह तब्दील होते हैं और नून लीग की बल्ले बल्ले हो जाएगी आने वाले महीनों के अंदर। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब अगर बोलना शुरू कर दें, जलसे करना शुरू कर दें और इस तरह पब्लिक डोमेन में वापस आ जाए, नून लीग के मसाइल इनके आने से हल हो सकते हैं? देखिए मंसूर खान साहब, नून लीग के पास 2-3 कार्ड होते थे। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली उनके पास एक गवर्नेंस का कार्ड होता था, उनके बारे में इंप्रेशन होता था कि जी और कुछ करें ना करें, कम से कम गवर्नेंस में बड़े तगड़े हैं, ये पुल शुल बना देते हैं, ताजे बरादरी इनसे बड़ी खुश हो जाती है, चीजें ठीक कर देते हैं, गवर्नेंस में तगड़े हैं, गवर्नेंस अच्छी करवा देते हैं। पिछले 16 महीनों में गवर्नेंस का जनाजा निकाल के रख दिया। अब उसमें नून लीग का ये मौकिफ है कि जी वो हमारा किया धरा नहीं था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बर्डन हम उठा रहे थे। दूसरा नून लीग का ये है कि जी हम तो 13, 14, 15, 17 जमातें थी, PDM प्लस पीपल्स पार्टी थी, तो अकेला हम इसका बर्डन क्यों उठाएं। फिर कहने लगे कि जी हमें तो जो तूफान मिला था उसको समेटने में, वो जो शहबाज शरीफ साहब बात करते रहते हैं, एंड लेट्स माइंड इट कि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हैं,
परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मर नॉट इन द एंटरटेनमेंट वाली सेंस, परफॉर्मर इन द सेंस कि वो काम करके दिखाने वाले बंदे हैं, लेकिन चीजें वाकई बहुत ज्यादा खराब थी। फिर एक कोalition गवर्नमेंट में जब आप जाते हैं तो मजबूरियां आपकी हजार खड़ी हो जाती हैं। अभी भी चंद दिन पहले डॉक्टर साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, फिर वो कह रहे थे कि जी हम अगर हुकूमत में आए, हमें नंबर्स दिए अवाम ने, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कोalition गवर्नमेंट में जाएं। यानी कि इन तमाम मामलात के बावजूद जितनी सहूलतकारी का एक तासुर मिल रहा है, इसके बावजूद नून लीग समझती है कि उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकती और उसे कोalition में जाना पड़ेगा, उसे पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, उसे छोटी जमातों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक कार्ड होता था गवर्नेंस का, दूसरा कार्ड था जी वोट को इज्जत दो। वो बयानिया तो फिर खुद ही नून लीग ने उस पर यूटर्न ले लिया, खुद उस पर झाड़ू मार लिया। गवर्नेंस का कार्ड वैसे ही फ्लॉप हो गया पिछले 16 महीनों के अंदर। अब एक आखिरी ट्रम्प कार्ड बच गया है जो कि नवाज शरीफ का है, नवाज शरीफ की वापसी का है। नवाज शरीफ का कैरिस्मा है, वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, वापस आएंगे नवाज शरीफ, वोटर डेफिनेटली उनका चार्ज होगा, एक सिंपैथी का एलिमेंट होगा, एक सेंटिमेंटल एलिमेंट होगा। लेकिन अगर ये कार्ड भी ना चला फिर नून लीग क्या करेगी? सिंपैथी, ये गरीदा सिंपैथी किस बात की? सिंपैथी इस बात की कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ। देखिए उनका वोटर तो समझता है ना कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, और अगर वो वापस आके यही बयानियां ड्रॉप करते हैं। एक बात तो उन्होंने की थी जो आपने कहा ना कि जी नून लीग के किसी बंदे से आपकी बात हुई है, किसने कहा है कि जी नवाज शरीफ तो बोले ही नहीं। अभी बोले थे ना चंद हफ्ते पहले, उसके बाद क्या हुआ था? बोलती बंद करवा दी गई ना। कहा गया ना कि आपने इस लाइन पे नहीं चलना, आपने एहतसाब की बात नहीं करनी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज यही पैगाम दे दिया कि जी जो हुआ मट्टी पाओ, आगे टुरो, आगे देखें। हम नहीं इंतकाम लेना चाहते जर्नैलों से साबिक, हम नहीं इंतकाम लेना चाहते साबिक जजों से, जो हुआ सो हुआ, आगे की तरफ देखें। यानी कि बिलावल भुट्टो ने एक डिफरेंट अप्रोच दी है, एक सेपरेट अप्रोच दी है। इसमें नून लीग के लिए प्रॉब्लम भी खड़ा कर दिया कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे मीनार पाकिस्तान पे, अगर वो जलसा कर लेते हैं, गिवन दैट कि उनको बेल मिल जाती है, तो फिर एहतसाब की बात तो वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जाहिर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र तो वो करेंगे। तो सेंटिमेंटल तो होगा उनका वोटर, अटैच तो उनका वोटर होगा उनके साथ, सिंपैथी का वोट तो मिलेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि नून लीग के पास ये हतमी कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड है। इसी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए फिर आपने गवर्नेंस भी दिखानी है। गवर्नेंस आप कैसे दिखाएंगे कि आप चीजें ठीक कर सकते हैं अगले 1-2 साल के अंदर? और अभी निगरान हुकूमत ने जो चंद चीजें ठीक की हैं, जिसमें निगरान हुकूमत तो खैर सामने एक आई वॉश है, पीछे जाहिर है उसमें आर्मी का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार इंपॉर्टेंट है, डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन जो एक प्राइस ऊपर गई हुई है, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। तो ये स्ट्रीक क्या कंटिन्यू कर पाएगी पीएमएल? और वोट कितना मिलेगा? ये वोट का जो तनासुब है पंजाब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन, आप लाहौर बैठे हुए हैं, इतनी मजबूत नहीं है। ये नून लीग को अपने अंदर भी पता है। सेंट्रल पंजाब में ठीक है, कुछ इलाकों में आप मजबूत हैं, सदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, आजाद आ जाएंगे, इससे कम है पाकिस्तान पार्टी की कुछ सीटें आ जाएंगी। फरूख हबीब अभी शामिल हुए हैं, फैसलाबाद में फरूख का बड़ा तगड़ा हल्का है। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आप पंजाब में कितने नंबर्स निकाल पाएंगे, और क्या इतने नंबर्स आप निकाल पाएंगे कि पंजाब की 150 सीटों में से आप इतनी सीटें हासिल कर सकें कि आपके पास एक तगड़ी। मुझे इजाजत दीजिएगा अतर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले जो गरीदा बात कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने पहले बोला साहब का जनरल्स के हवाले से, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से, लेकिन सब कुछ उसके बाद लपेटना पड़ गया, बात होना बंद हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मियाँ साहब जब आएँ और देखें कि नहीं हालात नहीं बन रहे, तो दोबारा यही बयानिया जो है दोबारा पकड़ लिया जाए कि नहीं इसी लाइन के ऊपर चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सौदा बड़े आराम से बिकता है, मेरा वोटर जो है जब मैं ये वाली बात करता हूँ उसे पिक करता है। इस चीज़ का चांस है कि मियाँ साहब इस रास्ते चलना शुरू हो जाएं? देखें, अगर वो चलेंगे भी तो अब उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हालिया दिनों में जिस तरह उन्होंने दोबारा बात की और फिर शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए पाकिस्तान आए और वापस गए, और मियाँ साहब ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली, और हमने ये भी सुना कि अब मामलात जो हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए। उन्हीं फ्लैट्स के, उन्हीं ऑफिस के, लंदन के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इसाक डार साहब ने फरमाया, दीगर लोग भी कह रहे थे कि अब हम सिर्फ तरक्की पे, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो है उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। तो अब मेरे ख्याल में अवाम इतनी भी बेशऊर नहीं है, उनके शऊर की इतनी भी तौहीन नहीं हो सकती कि जब आपकी मर्जी हो तो आप बयानियाँ ऑन कर दें, जब मर्जी होगी तो उसको ऑफ कर देंगे। वो अब आई थिंक इट्स टू लिटल टू लेट अगर वो आके ये करने की कोशिश भी करेंगे। हाँ, अपने वोटर सपोर्टर को वो मुतहरिक करेंगे, यकीनन वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए इंतखाब जीतना, देखें जो भी सिचुएशन है सबके सामने है, ये पहली दफ़ा होगा कि मुल्क के सबसे अनपॉपुलर लीडर को
आप जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे जैसे तजियाकार उनकी मैं बात कर रहा हूँ या उनकी जमात की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आप उनको वज़ीर आज़म बना सकते हैं अगर आप उनको वज़ीर। दोबारा अतर साहब दोबारा रिपीट करें, क्या फरमाया आपने? मुल्क के, मैंने ये कहा कि ये पहली दफा होगा कि एक इंतहाई अनपॉपुलर शख्सियत को जो जिसकी इस वक्त जिसकी आवाम के अंदर सपोर्ट नहीं है उसको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी। आपने पहले फरमाया था मुल्क के सबसे अनपॉपुलर लीडर को वज़ीर आज़म बनाने, दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। जी जी जी, ये उसको रिपीट करें ना। मैं जी जी जी, वो मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ। अगर आप सर्वेज देख लें तो साद रिजवी साहब जो हैं वो भी मियाँ साहब से ज़्यादा पॉपुलर आ रहे हैं सर्वेज में, कुछ सर्वेज में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त कितने पॉपुलर हैं। और दूसरी तरफ जो है जो जिनका उनसे मुकाबला है वो कितने पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी में इस वक्त वो जिस जगह पे है वो सबको पता है, उनकी जमात जिस जगह पे है वो सबको पता है। तो ये पहली दफ़ा होगा कि आप नंबर 2 को, अगर आप नंबर 2 को नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसमें वो हो जाता है, थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन आप इतने नीचे से उनको किस तरह ऊपर लेके आएंगे कि जो लोग लाहौर जीतने के काबिल नहीं रहे, आप उनको पूरा पाकिस्तान उनके हवाले कर देंगे, कौन करेगा? क्या आवाम उनको देगी? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा, और जिसकी वजह से फिर इंतखाबात में भी डिले हो सकता है। आसमा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन इस सारे मामले पे ये बनता है कि अगर इमरान खान साहब जेल में होते हैं और उसके बाद आप इलेक्शंस मुनक्किद करते हैं, और अतर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री राइट नाउ, ऐसी सूरत में कि खान साहब अंदर हों और उसके बाद आप इलेक्शंस कराएं, और जिस तरह ये अभी हमने इंटरव्यूज़ का और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला देखा है, तो अगले इलेक्शन क्रेडिबल कहलाए जा सकेंगे? उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो बड़े सवेर किस्म के सवालिया निशान होंगे फिर। जी बिल्कुल मंसूर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। उसमें भी एक उस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी साहबजादी जेल में थी, उनकी तकरीबन टॉप टियर जो पूरी थी वो आपने देखा कि उसके बाद फिर वो जेल में कुछ थे, कुछ बाद में चले गए, यानी आना जाना उनका लगा हुआ था। और इसी तरह की सूरत हाल थी, मीडिया के ऊपर इसी तरह का प्रेशर था, इसी तरह की चीजें थी। तो उस वक्त अगर क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे तो किसी ने परवाह की एक सफे की हुकूमत के अंदर? मुझे लगता है कि अभी फिर भी ऐसा ही होता रहेगा। सॉरी मैं आसमा साहब, लेकिन ये बिल्कुल वही हालात हैं, आप कंपेयर करें तो बिल्कुल वही हालात हैं या उससे ज्यादा खराब हैं? मेरा ख्याल है कि हम हमेशा बद से बदतर होते चले गए हैं, और हम हर दफा उसको एक नई लॉजिक देने की, यानी पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हर चीज को लॉजिक देने की कोशिश की जाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर खान साहब ये तस्लीम कर लें कि 18, या उनकी जमात तस्लीम कर ले कि 18 में जो कुछ हुआ था वो गलत था, तो ये PMLN को भी इस वक्त तस्लीम करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उनके फेवर में हो रहा है, तो ये भी जाहिर है कि ये दुरुस्त नहीं है, और ये उसी तरह के हालात हम कह सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजों के अंदर कंपैरिजन, अभी इलेक्शन डे आएगा, अभी इलेक्शन से पहले चीजें हैं, मगर आप देखिए, ठीक है, उस वक्त अगर जनूबी पंजाब महाज जो है इधर आ गया था तो अब IPP बना दी है या बाकी दीगर चीजें हैं, तो हालात नहीं बदले हैं, फाइलों के ऊपर से सिर्फ जो है वो झाड़ा जाता है। लेकिन इसमें एक मंसूर बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस दौरान, इस बीच में 9 मई हुआ है। लाइक इट और नॉट, आप इसको एडमिट करें कि इस 9 मई ने पाकिस्तान की सियासत को कहीं दीवार के साथ लगा दिया है। इस 9 मई की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों और पॉलिटिकल जो स्पेस है वो महदूद नहीं, महदूद तरीन हो गई है। और अगर आप ये देखें कि 9 मई की वजह से अगर कोई मजबूत हुआ है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। इसको भी तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इन हालात की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनको लेना पड़ेगी। अब जब वो सदर अलवी को कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी बातचीत करवाइए, तो आप सदर अलवी से पूछें कि कहाँ कहाँ उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस में चीफ जस्टिस जो साबका थे उन्होंने फैसिलिटेट किया है, कहाँ कहाँ गुफ्तगू के लिए बिठाया है, कहाँ कहाँ मुज़ाकरात के लिए रास्ते बनाए हैं, कहाँ कहाँ उनकी पूरी सरपरस्ती रही। और उसके बावजूद 6 मई को एक वादा और एक वो जो जिसे कहना चाहिए एग्रीमेंट होने लगा था कि आप इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर 9 मई हो गया। वो 9 मई क्यों हुआ? वो डेडलॉक क्यों हुआ? क्यों इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल प्रोसेस से जो है वो पुष्ट फेरी थी? क्यों उन्होंने अपने एक डेडलॉक को पैदा किया था? आज ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसकी जिम्मेदार अगर इस्टेब्लिशमेंट है, इसके जिम्मेदार अगर पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं,
तो क्या इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? और क्या उनको नहीं पता था कि हम दीवार के साथ लग जाएंगे? उनको नहीं पता था कि गैर सियासी फैसले करने से पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको कितना नुकसान होगा? तो मेरा ख्याल है कि ये इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी, क्योंकि जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, अगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है तो आने वाले दिनों में उनका भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। मुझे आई विल टेक अ क्विक ब्रेक और उसके बाद मैं यही सवाल रखना चाहूँगा कि क्या 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या इन हालात का कंपैरिजन 2018 के साथ किया जा सकता है या नहीं? अपने पैनल से सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या 2023-24 का मुआवजना 2018 के साथ किया जा सकता है या नहीं। आसमा शिराजी साहब कह रही थी कि हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन 9 मई का फैक्टर भी जो है वो जेहन में रखने की जरूरत है। गरीदा, आप समझती हैं कि इनका कोई कंपैरिजन बनता है या अब हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझती मंसूर खान साहब के 2018 के साथ किसी भी सूरत में मुवाजना किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान एक उस वक्त टोटली अनपॉपुलर लीडर थे और उनको बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन से उठा के वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई। और उसके लिए जो रिगिंग हुई 2018 में, जो रिगिंग हुई, जो प्री पोल रिगिंग हुई 2 दिन पहले इलेक्शन से, हनीफ अब्बासी जो कि आज एफिड्रिन केस में रिहा हुए हैं, एक दिन पहले इलेक्शन से, 2 दिन पहले इलेक्शन से उन्हें पकड़ के अंदर करवा दिया गया, उन्हें नाअहल करवा दिया गया। 2 दिन पहले पीएमएलएन के लोग टिकटें वापस कर रहे थे कि जी हमने आपके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना। किसकी एमा पे हो रहा था? जाहिर है उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की एमा पे हो रहा था। जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार था उसके अंदर। सो ये सब चीजें आज के दौर से इसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून को जो इस वक्त प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने का तासुर है, इस पे सवालात खड़े हो सकते हैं, लेकिन नून लीग का वोट बैंक बहरहाल मौजूद है। पीएमएलएन के पास अभी 2018 के इलेक्शंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक मौजूद था। सो सेकंड पॉपुलर जमात थी 2018 के इलेक्शंस में भी। अगर आप वोटों का तनासुब देखें या अगर आप सीटों का तनासुब देखें, जिसमें जाहिर उनके तहफ्फुज़ात थे, उनका कहना था कि जी हमारी सीटें तोड़ी गई, हमारे बंदे तोड़े गए, हमारे टिकट खराब किए गए, हमारे हल्के खराब किए गए, हल्का बंदियों से खराब किए गए, प्री पोल रिगिंग से खराब किए गए, आरटीएस के जरिए खराब किए गए, वगैरह वगैरह। अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लाहौर, हम सब इसको जानते हैं, हमारी बात होती रहती है वहां पे, लाहौर में सहाफियों से भी होती रहती है, लोगों से भी होती रहती है। लाहौर मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल है। नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, देखना पड़ेगा कि लाहौर का वोटर कितना वापस उनके पास आता है। लेकिन अदर देन लाहौर, लाहौर से बाहर सेंट्रल पंजाब अब की तरफ आप चले जाएं, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अभी भी मौजूद है। तगड़ा वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का मौजूद है। कराची में भी कुछ सीटें, सिंध में भी कुछ सीटें हो सकता है नून लीग को मिल जाए। सो ये जनूबी पंजाब में भी चंद एक सीटें नून लीग की मजबूत। लेकिन गरीदा, आपने एक बात तो आपने कंफर्म कर दी ना कि 2018 में आपकी नजर में हालात उस वक्त ज्यादा खराब थे, अब वो नहीं है, ये आप कह रही हैं? नहीं, मेरी नजर में 2018 से मुवाजना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2018 की जो रिगिंग हुई वो तारीखी हुई। पाकिस्तान में कम से कम ना हमने कभी सुनी, ना हमने कभी पढ़ी, ना हमने कभी देखी। इस किस्म की जो रिगिंग हुई थी, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनिपुलेटेड रिगिंग थी, वो हुई थी। तो सब कुछ सबके सामने है। अतर साहब, योर कमेंट ऑन दिस। 2018 की जो रिगिंग थी वो इससे ज्यादा बड़ी थी, एक सिस्टमैटिक रिगिंग थी, गरीदा फरमा रही है। देखें, पहली तो बात यह है कि 9 मई का जिक्र किया जाता है, उसमें साजिश का भी जिक्र किया जाता है। अगर पाकिस्तान में किसी अदालत ने किसी साजिश के हवाले से कोई फैसला दिया तो वो 12 अक्टूबर की थी, और 12 अक्टूबर को एक इदारे के अंदर क्या कुछ करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में क्या हुआ वो तारीख का हिस्सा और किसने किया। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ा कैजुअली कह दिया जाता है ना कि वो हालात हैं 2018 वाले, 2018 में मुझे बताएं मंसूर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कितने लीडर लापता थे, और वो उनकी बाजियाबी के लिए उनके घर वाले ओपन लेटर लिख रहे थे, अदालतों में पिटीशंस दे के बैठे हुए थे। 2018 की रात को जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, ख्वाजा आसिफ किस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत से राब्ते में थे? क्या वो सहूलत आज मौजूद है? 2018 में तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सीनियर सहाफ़ी, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, वो ये बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप अपनी काबीना तैयार करें क्योंकि वो ज़्यादा काबिल कबूल थे।
क्या आपको नहीं पता? तो 2018 का आज के हालात से आप किस तरह मुआवजा कर सकते हैं? 2018 में ये सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं थी कि लोगों को गायब हो जाते थे लोग और अचानक किसी टीवी पे नमूदार हो जाते थे। उस वक्त ये बिल्कुल बात मानी जा सकती है कि इमरान खान साहब फेवरेट थे, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी होगी कि वो आएँ और वहाँ की हुकूमत बनाएं, लेकिन उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे पूरे मुल्क के अंदर। इस वक्त तो हालत ये है कि नून लीग लाहौर में जलसा नहीं कर सकती है, खाने के टेबल इनको पहले लगाने पड़ते हैं, बिरयानियाँ इनको बांटनी पड़ती हैं, उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिल और जो है खुदा ना खास्ता पता नहीं कौन कौन सी जो है वो कौम को खुशखबरियाँ देते हैं कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आओगे तो ये हो जाएगा। क्या ये हालात थे उस वक्त पीटीआई के? पीटीआई तो एक पॉपुलर जमात थी, वो तो उसमें उस वक्त तमाम अर्बन सेंटर्स के अंदर वो मैसिव जलसे कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में वाकई आप 2018 से इस वक्त का मुआवजा नहीं कर सकते। अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने अपनी जिंदगी में किसी सियासी जमात के साथ होते हुए नहीं देखा, एक जमहूरी दौर में। गरीदा, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? नहीं जी, इससे पहले भी बहुत सख्त हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मार्शल लॉ के दौर में सामना किया है, 1999 में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ, मार्शल लॉ के अदवार में जो कुछ हुआ, इससे ज्यादा सख्ती हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो 2 दिन जेल में नहीं गुजारते, वापस आ जाते हैं बाहर, तौबा ताइब हो जाते हैं। और डोंट फॉरगेट, लेट्स नॉट फॉरगेट 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मकाफात अमल हो रहा है उनके साथ, उनकी अपनी गलतियों के साथ हो रहा है। इससे पहले 1.25 साल में किस तरह से चेयरमैन पीटीआई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग किस तरह से इदारों पे हमले नहीं करते रहे, जबानी हमले नहीं करते रहे, क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, गद्दार कहते रहे, मीर जाफर कहते रहे, जानवर कहते रहे, दुश्मन कहते रहे, क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे। एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन 9 मई हुआ, रेड लाइन खींच दी गई कि जी ये इससे आगे आप क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद कानून अपना हरकत में है। फरूख हबीब साहब जहां पर आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं, कहां पर थे? पूछे फरूख हबीब साहब से, किसी पे कोई प्रेशर है तो आकर बात करें, वो जवाब दे। उस्मान डार साहब, उनकी वालिदा साहिबा सामने आए, उसके बाद क्या हुआ? आए ना मीडिया के सामने, बताएं जी किसने आपसे प्रेशर के जरिए जो है वो। टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गरीदा फारूकी साहबा आपका, आसमा शिराजी साहबा आपका और अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काश ये गुफ्तगू मज़ीद आगे हो सकती, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम मज़ीद डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।